गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो भैया लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था। क्या क्या पढ़ा था जल्दी से बताओ। आपके 3 लेक्चर हो चुके हैं, ये आपका चौथा लेक्चर है ना। चौथा वीडियो है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी का 10th CBSE टर्म 2 के लिए। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे देखें लास्ट क्लास में जो हमने बात की थी, हमने रेजिस्टेंस की बात की थी, रेजिस्टिविटी की बात की थी और रेजिस्टेंस का पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन देखा था, है ना। ये 4 चीज़ों की बात की थी हमने। और आई होप आप लोगों ने रिवीजन भी किया होगा, बढ़िया से पढ़ा होगा। नहीं किया तो जल्दी से एक बार रिवीजन कर लो, फिर देख लो। देखो रिवीजन बहुत ज़रूरी है यार, पता। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो चीज़ें भूलते जाओगे। आपको ये लगेगा, फेक कॉन्फिडेंस आएगा, आपको ये लगेगा कि आपने पढ़ रखा है लेकिन आप भूल चुके होंगे। ठीक है, तो फेक कॉन्फिडेंस से बचने के लिए मल्टीपल रिवीजन बहुत ज़रूरी है ना। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा मायने रखते हैं, है ना। दिमाग लगता है क्वेश्चन करने में। तो अगर आपको चीज़ें जो स्टैटिक हैं, जो चीज़ें फिक्स्ड हैं, फॉर्मूले हो गए, डेरिवेशन हो गए, अगर वो आपको पता रहेंगे तो आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। चलो फिर इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की। ठीक है, जैसे कि अगर रेजिस्टेंस हमने पढ़ ही लिया था, किसी वायर में अगर रेजिस्टेंस होगा तो जब भी करंट फ्लो कराओगे आप तो रेजिस्टेंस जनरेट होगा और उसकी वजह से हीट जनरेट होती है। ठीक है, इसे हम जूल्स लॉ भी बोल देते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को हम क्या बोल देते हैं? जूल्स लॉ भी बोल देते हैं। तो या तो आप हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट करके हेडिंग लिख लो या फिर जूल्स लॉ करके लिख लो, है ना। जिसकी जो श्रद्धा है अपना अपना लिख ले। तो हम दोनों ही लिख देते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, या फिर इसे ही हम क्या बोल देते हैं? जूल्स लॉ। ठीक है, तो जूल्स ने बेसिकली क्या बताया, एक एक्सपेरिमेंट बेस्ड है, डेरिवेशन है छोटा सा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, जैसे एक वायर है, ये क्या है? एक वायर है और इसमें आपने करंट फ्लो करा दिया, इसमें आपने करंट फ्लो करा दिया आई। तो जैसे ही ये करंट फ्लो होगा इसमें अपना रेजिस्टेंस भी होगा, करंट की डायरेक्शन ये रहेगी आपकी। ठीक है, आई इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो यहाँ से वापस आ जाएगा। तो अगर ये फ्लो होगा तो ये क्या करेगा? देखो फ्लो बेसिकली क्या होता है, अगर आप अल्टीमेटली देखें तो इलेक्ट्रॉन ही तो फ्लो होते हैं मेटल्स में या वायर में। तो इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होंगे तो जो एटम होंगे, एटम से जाके टकराएंगे कि नहीं भाई। इसे अगर हम थोड़ा सा जूम कर दें, क्या कर दें? जूम अगर हमने कर दिया तो ये वायर इस तरह से होगा, ये आपके एटम्स होंगे इस तरह से और इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा होगा। इलेक्ट्रॉन इधर टकराएगा, फिर इधर टकराएगा, फिर इधर इधर इधर, इस तरह से जब ये टकराएगा इनसे तो क्या क्या होगा? हीटिंग इफेक्ट, ये गर्म होने लगेगा वायर। इसे ही हम हीटिंग इफेक्ट बोल देते हैं। तो इन्होंने बेसिकली किया क्या है, पहले 3 चीज़ों पर डिपेंडेंसी बताई कि 3 चीज़ों पर, मतलब करंट पे डिपेंडेंसी क्या है? हीट की डिपेंडेंसी करंट पे कैसी है, टाइम पे कैसे है, ठीक है, और रेजिस्टेंस पे कैसे है। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस मतलब उतने ज़्यादा कॉलिजन, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतने ज़्यादा कॉलिजन होंगे तो उतनी ज़्यादा हीट जनरेट होगी। ठीक है, तो 3 छोटी छोटी सी बातें हैं या 3 पॉइंट हैं जो हम जल्दी से देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट आपका ये है, पहला पॉइंट क्या कहता है? पहला पॉइंट ये कहता है कि जब भी किसी वायर से करंट फ्लो कराया जाता है तो उसमें जो हीट जनरेट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है किसके? करंट के स्क्वायर के। ये कैसे आया भैया? एक फिक्स्ड टाइम के लिए करंट फ्लो कराया गया अलग अलग, पहले 1 एम्पियर, फिर 2 एम्पियर, फिर 3 एम्पियर, और हीट जो जनरेट हो रही है उसके बीच और आई के बीच हम वैल्यू कैलकुलेट करते गए। करंट अगर हमने आई एक फ्लो कराया तो उसके रिस्पेक्ट में हीट देखेंगे तो हीट कितने टाइम्स? 1, है ना, 1 जूल के समथिंग। और अगर हमने करंट 2 एम्पियर फ्लो कराया तो हीट 4 एम्पियर, वो सॉरी 4 जूल। ठीक है, उस हिसाब से तो यहाँ पे हमें ये साइन मिला, मतलब प्रोपोर्शनलिटी तो मिली लेकिन कैसे? H प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर वाली प्रोपोर्शनलिटी मिली। यहाँ पे हम क्या क्या कांस्टेंट फॉर अ फिक्स्ड टाइम, टाइम कांस्टेंट एक फिक्स्ड टाइम के लिए फ्लो कराएंगे, और रेजिस्टेंस भी हम क्या रखेंगे? कांस्टेंट रखेंगे। एक कांस्टेंट रेजिस्टेंस पे एक फिक्स्ड टाइम के लिए जब हम करंट फ्लो कराएं तो जो हीट जनरेट होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है आई स्क्वायर के। बात क्लियर? दूसरा अगर पॉइंट हम देखें तो H डायरेक्टली या हीट जो जनरेट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी होती है रेजिस्टेंस से। कब? जब I कांस्टेंट कर दें, मतलब एक कांस्टेंट करंट पे रेजिस्टेंस अगर हम चेंज करते जाएं तो हीट भी उसी तरह से चेंज होती जाती है। ठीक है, तो I कांस्टेंट कर दें और T यहाँ पे कांस्टेंट कर दें। ठीक है, तीसरा पॉइंट अगर हम देखें, तीसरा पॉइंट है H प्रोपोर्शनल टू T। रेजिस्टेंस और टाइम अगर हम फिक्स्ड कर दें तो जितने टाइम के लिए हम करंट फ्लो कराएंगे उतनी ज़्यादा हीट जनरेट होगी। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये भी आई भी कांस्टेंट।
अगर हम तीनों को मिला दें तो H प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा बेटा, आई स्क्वायर आर टी, और यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है 1, तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी। ये आपका फॉर्मूला हो गया हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का, ठीक है। यही जूल्स ने दिया था, तो इसे हम जूल्स लॉ भी बोल देते हैं। अब देखो, अगर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखें, ठीक है, आप जल्दी से इन चीज़ों को लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत है जगह की, स्पेस की, तो इसे मिटा दिया मैंने, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I इज इक्वल टू क्या होता है, V बाई आर। अगर I की वैल्यू हम इधर यूज़ कर लें तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेंस, तो I की जगह हम V बाई आर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। और यहाँ पे आर टी, तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर आर टी। एक फॉर्मूला आपको ये मिल गया। भाई आर की जगह भी तो रख सकते हैं आप, जरूरी थोड़ी आई की जगह, मतलब ये है कि अलग अलग फॉर्म में फॉर्मूला कैसे होगा वो बस हम देख रहे हैं। तो अगर v इज इक्वल टू देखें तो v इज इक्वल टू वो r इज इक्वल टू देखें तो v बाई आई लिख सकते हैं। तो अगर हम h इज इक्वल टू आई स्क्वायर रहने और r को क्या कर दें, डिस्प्लेस कर दें, किससे, किससे, r को हम डिस्प्लेस कर दें v बाई आई से, तो यहाँ पे v बाई आई हो जाएगा और यहाँ पे t, तो h इज इक्वल टू एक i से i कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, v आई टी। तो ये तीन फॉर्मूले आपको हीटिंग इफेक्ट वाले मिल गए। कौन फार्मूला कब यूज़ करना है ये क्वेश्चन करेंगे तब मैं बताऊंगा, और अभी भी थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, जब हमें ये गिवन हो, मतलब पोटेंशियल गिवन हो और करंट गिवन हो, आई गिवन हो, ये फॉर्मूला लगा देंगे। जो चीज़ है वो अगर गिवन है तो हम सीधा अप्लाई कर देंगे, ठीक है। और भी तरह से यूज़ हो सकते हैं कि अगर प्रोपोर्शनलिटी हमें देखनी है तो क्या कांस्टेंट है, उस हिसाब से भी हम चल सकते हैं इधर, ठीक है। तो वो क्वेश्चन मैं 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा आपका, तो उसमें ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, डोंट वरी। अभी ये सारी चीज़ें लिख लो, समझ में आ गया हीटिंग इफेक्ट क्या है या फिर जूल्स लॉ क्या है, ये फॉर्मूले आपके हो जाएंगे, कवर कर देंगे सारी चीज़ें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा सा पावर की बात करते हैं, ठीक है। पावर आपने 9th में भी पढ़ा होगा, वर्क डन इन यूनिट टाइम या रेट ऑफ डूइंग वर्क, इस तरह से हम कह देते हैं। यहाँ पे वर्क भी क्या है, एनर्जी ही तो लगती है वर्क में, तो यहाँ भी एनर्जी है, तो यहाँ एनर्जी पर यूनिट टाइम में कितनी कंज्यूम हो रही है, कितनी निकल रही है, वो आपका पावर हो जाएगा, ठीक है। रेट ऑफ कंजम्पशन और इमिशन ऑफ एनर्जी आपका क्या कहलाता है, पावर कहलाता है, ठीक है। तो ये जूल्स लॉ हो गया। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पावर की बात करते हैं। देखो, अगर हम पावर की बात करें, ठीक, तो पावर बेसिकली है क्या, पावर अगर हम देखें तो रेट ऑफ कंजम्पशन और इमिशन ऑफ एनर्जी, इमिशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है या फिर निकल रही है, तो एनर्जी किस फॉर्म में निकल रही है, हीट के फॉर्म में, तो P इज इक्वल टू अगर हम देखें तो H बाई टी लिख देते हैं सिंपल। और H के हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं, ठीक है, तो इसे हम 3 तरह से देख सकते हैं P को। तो P इज इक्वल टू अगर H वाला पहला फॉर्मूला लगा है, H वाला आई स्क्वायर आर टी, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर आर टी बाई टी, टी से टी कैंसिल, P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर। एक फॉर्मूला ये मिल गया P के लिए। दूसरा अगर हम देखें P इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, वी आई टी डिवाइड बाई टी, तो P इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, वी आई। एक फॉर्मूला ये मिल गया हमें। तीसरा अगर हम देखें, है ना, तीसरा अगर हम देखें तो क्या था, वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, यही था ना फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें टी से डिवाइड कर देंगे, टी से टी कैंसिल, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर। एक फॉर्मूला आपको ये मिल गया। ये पावर के आपके तीनों फॉर्मूले हैं। सिंपल सी चीज़ें हैं यार, कॉम्प्लेक्स कुछ भी नहीं है, बस अच्छे से समझते हुए चलो। कहीं कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, ठीक है। तो ये आपका लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, ठीक है। अभी इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा क्वेश्चन वाले सेक्शन में भी, ठीक है। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, जो मैं आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो जल्दी से। आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा।
देखो पैरेलल और सीरीज जो हमने कॉम्बिनेशन देखा था उसके एक आध दो क्वेश्चन देखते हैं और कॉन्सेप्ट को समझते हैं हम। ठीक है, होता क्या है कि जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, कैसे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, ठीक है, और एक रेजिस्टेंस आपका ये इस तरह से लगा हुआ है, दो लगा दो, ये लो। ठीक है, तो हमें ए और बी के बीच नेट रेजिस्टेंस बताना है। जल्दी से कर लो। ये आपका 2 ओम है, ये भी आपका 2 ओम है, सॉरी ये आपका 1 ओम है। कुछ बच्चे तो देख के ही बता देंगे डायरेक्ट ही, ये भी 1 ओम है और ये भी 1 ओम है। ओहो, ये लो। ठीक है, कुछ बच्चे देख के ही बता देंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों सीरीज़ में, देखो यहाँ से जो भी करंट आएगा वही इससे गुजरेगा, यहाँ से जो भी करंट आएगा वही इससे गुजरेगा, लेकिन यहाँ तो डिवाइड हो जाएंगे ना। तो ये दोनों सीरीज़ में, ये दोनों सीरीज़ में, और यहाँ से एक मिलेगा। इन दोनों को अगर हम सीरीज़ में कंबाइन करेंगे तो 2 ओम मिलेगा, इन दोनों को अगर कंबाइन करेंगे तो 2 ओम मिलेगा, और यहाँ पे 2 ही है। तो 2, 2 और 2 पैरेलल हो गए, तो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 + 1/2 + 1/2। क्लियर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3/2, तो r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/3। सिंपल। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जल्दी से। देखो कभी कभी अगर रेजिस्टेंस सेम है, इन पैरेलल रेजिस्टेंस आपके सेम है, जैसे कि ये आपका R है, ये भी आपका R है, ये भी आपका R है, और A और B के बीच पूछा है, रेजिस्टेंस सेम है, तो आप तो डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं, 1/r इज इक्वल टू 1/r + 1/r + 1/r। तो यहाँ पे 1/r इक्विवेलेंट अगर आप देखें तो आपको क्या मिलेगा, 3/r। तो r इक्विवेलेंट आपको क्या मिल जाएगा, r/3। मतलब इक्वल रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है तो जितने भी हैं बस उससे डिवाइड कर दो। देखो r/3 हो गया कि नहीं। मतलब अगर ये 5, 5, 5 होता तो आंसर क्या हो जाता, 5/3। 10, 10, 10 होता तो आंसर क्या हो जाता, 10/3। 3, 3, 3 होता तो आंसर क्या हो जाता, 3/3, मतलब 1। इस तरह से सीरीज में तो सिंपल ऐड ही हो जाते हैं, कोई इशू ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं। देखो एक वायर है, एक वायर है L लेंथ का। ठीक है, एक वायर है आपका L लेंथ का। मैंने क्या किया है, इसे n पार्ट में कट कर दिया। कितने, 1, 2, 3, n पार्ट में कट कर दिया, और एक पार्ट यहाँ से उठा के ये रख दिया। अब इसका रेजिस्टेंस बताओ, अगर इसका रेजिस्टेंस R था तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। क्रॉस सेक्शन एरिया में कोई चेंज नहीं है, तो यहाँ पे डायरेक्ट और रेजिस्टिविटी भी सेम है दोनों की। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम R इसका फॉर्मूला लिखें तो ρL/A लिख सकते हैं। भाई इसी को कट किया है, मोल्ड वोल्ड तो किया नहीं, ना स्ट्रेच किया ना कंप्रेस किया है। ठीक है, एक पार्ट मैंने ये ले लिया, तो ये अगर इस पार्ट की लेंथ कितनी हो जाएगी, L/N। भाई n पार्ट में कट किया है L को, तो एक पार्ट की लेंथ कितनी हो जाएगी, L/N। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है बेटा, A ही रहेगा, क्योंकि उतना ही होगा जितना उसका था। रो भी आपका सेम रहने वाला है। अगर इसका रेजिस्टेंस चाहिए R डैश, तो R डैश इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ρL की जगह L/N डिवाइड बाई A। तो R डैश इज इक्वल टू अगर हम देखें तो ध्यान देना, ρL/A इंटू 1/N लिखा जा सकता है, और ρL/A की वैल्यू क्या है, R। क्लियर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हम क्या लिख सकते हैं, R/N। तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, N टाइम्स कम हो गया। गेटिंग माई पॉइंट, ये देखो। ठीक है, और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अब देखो है क्या, एक क्वेश्चन और देख लो, बढ़िया सा है। क्वेश्चन क्या है कि आपके पास 10-10 ओम के रेजिस्टेंस हैं काफ़ी सारे। ठीक है, 10-10 ओम के रेजिस्टेंस हैं काफ़ी सारे, और आपको 1 ओम का रेजिस्टेंस बनाना है इसकी हेल्प से। तो कैसे बनाओगे, 1 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए, लेकिन 1 ओम का रेजिस्टेंस आपके पास अवेलेबल नहीं है, 10-10 ओम के हैं। तो एक मतलब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कम है,
और अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम है तो कम किस में होता है, सीरीज में, पैरेलल में, पैरेलल में। ठीक है, तो अगर मैंने अभी हमने कॉन्सेप्ट लिया था कि अगर 10-10 के 2 पैरेलल होंगे तो 10/2, 10-10 के 10 अगर मैं पैरेलल लगा दूं तो 10/10 डिवाइड बाई 10 1 ओम आ जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम देखें कि 10-10 ओम के रेजिस्टेंस इस तरह से अगर मैं ऐसे 10 लगा दूं, ये 10 ओम 10 ओम 10 ओम 10 ओम 10 लगा दिए तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, 10/10 इज इक्वल टू 1 ओम। हो गया क्वेश्चन। समझना है चीज़ों को बढ़िया से। ठीक है, बाकी इसके लिए एक वीडियो आपका और आ जाएगा क्वेश्चन से रिलेटेड, तो सारे चैप्टर के क्वेश्चन हम लोग कवर कर लेंगे। बाकी जिस भी हिसाब के आपको क्वेश्चन चाहिए, ये वो क्वेश्चन फंस रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें, खाएं पिएं, व्यस्त रहें, मस्त रहें। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। अच्छे से पूरे के पूरे चैप्टर को थरोली पढ़ो, सारे लेक्चर कंप्लीट करो, बढ़िया से नोट्स बनाओ, जो भी डाउट आए कमेंट करो, पूछ लो। कुछ दिनों में मैं आपको व्हाट्सअप नंबर भी अवेलेबल करा दूंगा इधर ही। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।